पॉइंट नंबर 301, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग इज 7.9 मीटर. वर्साइन H for the curve is H equal to L square upon 8R. यहाँ पे L equal to length of rail and R is equal to radius of curve. Manholes are provided in sewer pipes at suitable intervals approximately at 30 meter, and catch basins are also a type of manhole provided to collect drain water. Empirical formula for maximum sewage flow: Q is equal to 18 plus root P upon 4 plus root P into में Q. A body is said to be in equilibrium when net force, moment, torque on the body is 0. At yielding point, the material undergoes plastic deformation. Tensile stress developed in a rod sigma is equal to alpha TE. डेल्टा L होता है L अल्फा डेल्टा T एंड सिग्मा होता है E अल्फा डेल्टा T. उसका शियर फोर्स डायग्राम की बात करें, यूडीएल के लिए लीनियर होता है, यूवीएल के लिए पैराबोलिक होता है. बल्क मॉड्यूलर कर्व की बात करें तो यूडीएल जो होता है उसके लिए जो बल्क मॉड्यूलर कर्व होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है. शियर फोर्स डायग्राम जो यूडीएल के लिए बनता है वो लीनियर, यूवीएल के लिए पैराबोलिक. बल्क मॉड्यूलर कर्व जो होता है लीनियर के वो यूडीएल के लिए वो बनता है पैराबोलिक. इन केस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सेक्शन आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू 0. प्रिंसिपल एक्सिस के केस में आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई की वैल्यू 0 आएगी. इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब मैक्सिमम और मिनिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो होगा ये मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये मेरे को लग रहा है स्लैब के केस में जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है ना वो है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की, वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5 इंटू टी इफेक्टिव और 450 mm. ऐसा केस होता है वो वाला है ये वैसे इसमें करेक्शन है देखना पड़ेगा. 312 पॉइंट नंबर, इसमें क्या है, मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ M15 कंक्रीट जो होता है वो होता है 8.5. उसके बाद P इक्वल टू KV स्क्वायर, और यहाँ पे P है विंड प्रेशर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, V जो होती है वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, और K जो होता है वो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो जो वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट एट ए रिकमेंडेड वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट एज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड इज 1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. जो रिवेट के ग्रॉस एरिया पे वर्किंग शियर स्ट्रेस है वो जो IS रिकमेंड करता है वो है 1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. Use of stones as building stones is reduced because steel and RCC are less bulky and more durable. इसके अलावा strength of stones cannot be rationally analyzed, या फिर कह सकते हैं can be rationally analyzed, ऐसा कुछ है, मतलब उनकी जो strength है उसको easily analyze नहीं कर सकते हम. Stones are not conveniently available in plains, basalt, dolerite और trap. BDT ये सब इग्नियस रॉक्स के टाइप हैं. BDG इसमें ग्रेनाइट भी आता है. आर्गिलेशियस जो रॉक्स होती हैं वो होती हैं मतलब उनका जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है वो कंस्टिट्यूएंट क्ले और एल्यूमिना. अब बात करें डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट इज कॉल्ड एज शिंगल एंड एक्सकेवेशन वेयर मेजरमेंट इज मेड इन मीटर स्क्वायर वो होता है ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर, सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर की डेप्थ. मीटर क्यूब में जो जहाँ पे जो मेजरमेंट होते हैं वो है सरफेस एक्सकेवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ. जो 30 सेंटीमीटर की डेप्थ तक सरफेस एक्सकेवेशन होता है उसमें भी जो है मीटर क्यूब में मेजरमेंट किया जाता है एक्सकेवेशन के लिए, जब सरफेस एक्सकेवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक हो तो. उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीसी फ्लोर पर मेसन पर डे 7.5 मीटर स्क्वायर. इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट वी इंक्लूड वॉल थिकनेस, रूम एरिया एंड वरांडा एरिया. और हम इंक्लूड क्या नहीं करते हैं, कोर्टयार्ड एरिया को प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते. फ्लाई लेवलिंग जो होती है कैरिड आउट टू कैरी आउट रिकनेसेंस सर्वे. कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है D60/D10.
अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो Cu ग्रेटर देन 6 होता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो 4 होता है। पास्कल्स लॉ की बात करें तो प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू अदर, या फिर फ्लूइड इज इन स्टैटिक कंडीशन। 325 है मोशन ऑफ एयर मास इन ए टोर्नेडो इज फोर्स्ड वर्टेक्स एट द सेंटर एंड फ्री वर्टेक्स एट द आउटसाइड। इसके अलावा इन द मोशन ऑफ सबमरीन्स अंडर वाटर विस्कस फोर्सेस इज अदर प्रीडोमिनेंट फोर्स आफ्टर इनर्शिया फोर्स, इसलिए यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर लगता है जिसका कोड है रिवॉल्यूशन। ह्यूमन ब्लड जो है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, टूथपेस्ट बाइंगम प्लास्टिक फ्लूइड है, या बिंगम प्लास्टिक बोलते हैं इसको। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज। अब बात करें पेल्टन टरबाइन की, तो पेल्टन टरबाइन का हेड ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक स्पीड कम होती है। पेल्टन टरबाइन का हेड 300 मीटर से ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 होती है। केप्लान टरबाइन का हेड कम होता है यानी कि 60 मीटर से कम, और स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होती है 300 से 1000। फ्रांसिस टरबाइन का हेड जो होता है 50 से 150, स्पेसिफिक स्पीड 60 से 300। जो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ होता है उनकी जो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ होता है। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ही हाइड्रोग्राफ रेनफॉल हाइड्रोग्राफ कहलाता है। मतलब हाइड्रोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। और रेल हेड कैन बी क्रश्ड ड्यू टू, तो 3 कारण होते हैं रेल हेड के क्रश होने के। एक तो डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा स्लिपिंग ऑफ व्हील, तीसरा वीक सपोर्ट एट रेल एंड। बात करें एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मैटर होता है इज डिकम्पोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स या पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स वैल्यू जो होती है PSI, उसकी वैल्यू अगर 109 to 199 है तो इसका मतलब अनहेल्दी क्वालिटी ऑफ एयर है। बैचिंग क्या होता है, प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शंस, ये होता है यानी कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शंस। और ग्रेडिंग, देखिए वेब बैचिंग जो है, वेब बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग 2 टाइप की होती है। ग्रेडिंग में क्या करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बैचिंग में प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट्स लिया जाता है शायद, है ना। उसके बाद मतलब प्रोपोर्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। 2 क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन क्या है, शियर, फेलियर और सेटलमेंट। स्टील के लिए जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो होता है 0.6 Fy इफ द स्टोरी हाइट is equal to length of RCC wall, then strength will increase by 10%। अगर स्टोरी की हाइट अगर लेंथ ऑफ RCC की वॉल के बराबर है तो स्ट्रेंथ जो है 10% से बढ़ जाएगी। एक सिंपली सपोर्टेड बीम, उस पर UDL लग रहा है, उसका BMD बनेगा पैराबोलिक WL²/8 होगा सेंटर पे मोमेंट। इसके अलावा शियर फोर्स होगा लेफ्ट हैंड पे प्लस WL/2, राइट हैंड पे माइनस WL/2। ग्रेडिंग में हम पार्टिकल साइज से डील करते हैं, बैचिंग में प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट से डील करते हैं। ILD क्या होता है, इट शोज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड अदर क्वांटिटीज एट ए गिवन सेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ पॉइंट लोड। मिनिमम जो शियर रेनफोर्समेंट होता है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 वो होता है AST/BSV और इट इज लेस देन इक्वल टू 0.4/0.87 FY। यहाँ से हम AST निकाल सकते हैं जो कि होगा मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। AST/BSV इज लेस देन इक्वल टू 0.4/0.87 FY। ये 341 नंबर पॉइंट है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम स्पेसिंग बिटवीन द शियर रेनफोर्समेंट कैन बी इंक्रीज्ड एट द सेंटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए जो शियर रेनफोर्समेंट है उनकी स्पेसिंग जो है सेंटर पे हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है वो सेक्शन मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। I सेक्शन जो है S सेक्शन से ज़्यादा एफिशिएंट होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। I सेक्शन जो है इन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल होता है। किस किस से, H सेक्शन, एंगल सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन से। इन ए बीम बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन इज लीनियर ड्यू टू अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, यानी कि जो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आता है तो उस
बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन आता है बीम के अंदर वो लीनियर आता है। एक रेक्टेंगुलर शेप की बीम है तो उसका बेंडिंग स्ट्रेस के लिए M/I/y करेंगे तो ये लीनियर आएगा न्यूट्रल एक्सिस पे 0। और शियर स्ट्रेस आता है VA/y/I/B। यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस है इस पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा। 45 डिग्री स्टैंडर्ड फ्लैट की बात करें तो S की वैल्यू √2t, यहाँ से t इक्वल टू S/√2 या फिर 0.7s है ना। 45 स्टैंडर्ड फ्लैट के लिए S इक्वल टू √2t होता है, t इक्वल टू थ्रोट थिकनेस और S इक्वल टू साइज ऑफ वेल। ये फिलेट वेल्ड के लिए तो 45 के लिए तो ये √2 नहीं होता एक्चुअली, 90 डिग्री के लिए होता है। ये 45 डिग्री स्टैंडर्ड फ्लैट दिया हुआ है तो उसके लिए S की वैल्यू √2t है। अभी क्या है समझ नहीं आ रहा अभी। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे पॉइंट लोड लग रहा है वो भी यूनिट, तो हमें U निकालना है स्ट्रेन एनर्जी उसमें कितनी स्टोर होगी। स्ट्रेन एनर्जी फॉर्मूला इंटीग्रेशन m²dx/2EI 0 to P। तो यहाँ से L3/96EI ये आ जाएगा वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिट पॉइंट लोड के लिए L3/96EI। E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ये विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हुक्स लॉ जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। और जो लीनियरली इलास्टिक मटेरियल होते हैं उनके लिए ये इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है। म्यू की वैल्यू होती है माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। के जो होता है वो होता है ΔP अपॉन माइनस ΔV/V। और जो इसको हम 1/बीटा भी लिखते हैं और बीटा शायद कंप्रेसिबिलिटी है और ये मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम ऐसा कुछ है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ऐसा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो G इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। एक कैंटिलीवर बार है उसके लिए जो शियर स्ट्रेस होता है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस वो होता है TR/IP। IP इक्वल टू πd4/32 और इसको हम बोलते हैं πr4/2। बेंडिंग स्ट्रेस होता है MY/INA। INA इक्वल टू πd4/64 इक्वल टू πr4/4। अब एक कैंटिलीवर बीम है उसको पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके लिए थीटा आएगा PL²/2EI और डेल्टा आएगा PL3/3I। एक कैंटिलीवर बीम है उसमें मूवमेंट लग रहा है तो ML²/2EI और ML/EI। एक ट्रायंगल है उसका बेस के अबाउट हो जाएगा BH3/12 और CG के अबाउट हो जाएगा BH3/36। रेजिलियंस की बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड विद इन इलास्टिक लिमिट। रेजिलियंस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड विद इन इलास्टिक लिमिट। एक्सटर्नल लोड जो कि विद इन इलास्टिक लिमिट लग रहा है उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में स्टोर होगी, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट रिप्रेजेंट टफनेस ऑफ द मटेरियल। सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो 7 दिन की स्ट्रेंथ पर 28 दिन की स्ट्रेंथ का रेशो 0.56 आता है। एग्रीगेट सीमेंट रेशो जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। एंड ये मिक्स होगा लीन मिक्स। लीन मिक्स मतलब स्टिफ मिक्स। और एग्रीगेट सीमेंट रेशो बढ़ाएंगे, एग्रीगेट ज़्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ड्यूरिंग द लेइंग ऑफ कंक्रीट इफ द टेम्परेचर इज लो देन इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर कम टेम्परेचर पर कंक्रीट को ले करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऐसा है, पता नहीं क्यों है। रिच मिक्स की बात करें तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम होता है लेकिन वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और पॉइजन्स रेशियो भी रिच मिक्स के लिए कम होता है। वर्केबिलिटी की बात करें तो बहुत ही कम है तो VB टेस्ट करेंगे, कम है तो कॉम्पैक्शन फैक्टर और हाई है तो स्लम्प टेस्ट। ये एक्चुअली मीडियम टू हाई होता है सर स्लम्प टेस्ट। उसके बाद डिजाइन शियर स्ट्रेस जो होता है RC कंक्रीट में किस पे डिपेंड करता है? एक तो FCK पे डिपेंड करता है और एक परसेंटेज AST पे डिपेंड करता है। इन कन्वेंशनल प्लास्टरिंग में जो डायगोनल टेंशन होता है कंक्रीट में वो डिक्रीज कर जाता है। इन कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट डिक्रीजेज। जो अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस होता है एक्सियल कंप्रेशन में रेनफोर्स्ड कंक्रीट में वो होता है 0.25 √FCK अकॉर्डिंग टू वो है एक्सियल कंप्रेशन में अलाउएबल स्ट्रेस ये होता है 0.25 √FCK। खैर ये पता नहीं। अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है HYSD स्टीरप्स में जो कि RCC में यूज होती है वो होती है 140 Nm/mm²। RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ क्यों अटेन कर लेता है? क्योंकि इनमें एक तो इनकी ग्राइंडिंग बहुत फाइन होती है, दूसरा इनको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है और इसके अलावा इनमें
परसेंटेज ऑफ लाइम जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हाई अर्ली स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ ये गेन कर लेता है। परसेंटेज ऑफ वाटर जो होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए 15 से 25, जनरली 23% लिया जाता है। और 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 22.5 लीटर। टेंजेंशियल सॉविंग जो है वो वीकेस्ट सेक्शन हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो कट्स होते हैं वो टेंजेंशियल होते हैं एंगुलर रिंग्स के, और ये मेडुलरी रेज को कट कर देते हैं। क्वार्टर सॉविंग की बात करें तो कट इज मेड इन 4 quarters such that each board cuts annual rings at an angle not less than 45 degree। रेडियल सॉविंग की बात करें तो cut of quarter logs parallel to medullary ridge perpendicular to annual rings। This gives strongest section because medullary ridge are not cut। ठीक है, इसमें क्या होता है, cut the quarter logs parallel to medullary ridge and perpendicular to annual rings। The height of sink of wash basin is kept 70 से 80 सेंटीमीटर above the floor level। In order to check up the average depth of excavation, deadmans are left at the mid width of borrow pits। उसके बाद the earthwork calculation in excavation is made from the difference in levels obtained with a level। The earthwork calculation in excavation is made from the difference in levels obtained with a level। एक लेवल की हेल्प से हम लेवल्स का डिफरेंस निकालते हैं और फिर अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हैं एक्सकेवेशन के लिए। द अर्थवर्क डन इन एक्सकेवेशन टू फॉर्म ए रोड एम्बैंकमेंट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोफाइल्स एंड डिपोजिटिंग द सॉइल इन लेयर्स। जो अर्थवर्क किया जाता है एक्सकेवेशन के लिए रोड एम्बैंकमेंट फॉर्म करने के लिए, उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो करेक्ट प्रोफाइल फॉर्म करनी होती है, दूसरा सॉइल को हम लेयर्स में डिपॉजिट करते हैं। एरिया मेजरमेंट ऑफ एनी रेगुलर और इरेगुलर शेप कैन बी डन बाय, पहला है मिड सेक्शन फार्मूला, दूसरा प्रिज्मोइडल फार्मूला, तीसरा ट्रेपेजोइडल फार्मूला। और ट्रेपेजोइडल फार्मूला जो होता है वो होता है d/2 a1 + an + 2 × a2 + a3 ... an-1 यहाँ। और प्रिज्मोइडल फार्मूला क्या होता है d/3 a1 + an + 4 × नंबर ऑफ even areas sum of even areas + 2 × sum of odd areas, ऐसा होता है। एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट a = l × d√1 + s², ये होता है एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट। क्या होता है l × d √1 + s²। फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अर्थवर्क आर नॉट मेजर्ड सेपरेटली। कौन कौन सी? सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स, साइट क्लियरेंस एंड डेडमेंस। नो डिडक्शंस आर मेड फॉर opening up to 0.1 meter square, volume occupied by reinforcement, volume occupied by pipes having क्रॉस सेक्शन एरिया ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका टाइप ऑफ सेक्शन और टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज। रेक्टेंगुलर के लिए टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज आता है 1.5, सर्कुलर के लिए टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज आता है 1.33। एक कॉलम दिया हुआ है, दोनों एंड फिक्स हैं तो 0.65 L, एक फिक्स एक हिंज है तो 0.8 L, और दोनों अगर हिंज है तो L। एक मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों फिक्स हैं रोटेशन के अगेंस्ट, लेकिन एक को मूव करवा सकते हैं तो इसके लिए 1.2 L, और दोनों फिक्स हैं लेकिन एक जो है उसको मूव भी करवा सकते हैं और पार्शियली रोटेट करवा सकते हैं तो 1.5 L। और दोनों फिक्स हैं लेकिन मतलब एक फिक्स है एक हिंज है, लेकिन जो फिक्स्ड है उसको हम मूव करवा सकते हैं, इस या फिर हिंज को भी मूव करवा सकते हैं। इस केस में इफेक्टिव लेंथ आएगा 2L के बराबर, और एक फिक्स है एक फ्री है तो 2L। पॉइजन्स रेशो क्या होता है? मिनिमम होता है ग्लास के लिए 0.02 से 0.03, ये ब्रिटल होता है, और मैक्सिमम होता है रबर के लिए, ये होता है 0.45 से 0.5 के बीच में, और ये भी ब्रिटल होता है। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट की बात करें तो वह अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंसिडर नहीं करते तो होमोजीनियस के लिए 2, आइसोट्रोपिक के लिए भी 2, और ऑर्थोट्रोपिक के लिए भी 9, और नॉन आइसोट्रोपिक के लिए 21। 2, 2, 9, 21 HIONI है ना। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंसिडर करते हैं तो HIONI के लिए 2, 2, 12, 36, 9, 21 और 12, 36। शुरू के तो 2, 2 ही रहेंगे HIONI में।
आईपी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। 0 7 17, 0 है तो नॉन प्लास्टिक, 0 से 7 है तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 है तो मीडियम प्लास्टिक और 17 से ज़्यादा हाई प्लास्टिक। 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन फाइन, 425 माइक्रोन से 2 mm मीडियम, 2 mm से 75 mm नहीं 2 mm से 4.75 mm तक कोर्स। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें 0 15 35 65 85 100, 0 से 15 वेरी लूज, 15 से 35 लूज, 35 से 65 मीडियम, 65 से 85 डेंस और 85 से 100 वेरी डेंस। उसके बाद करें नंबर ऑफ ब्लोज की, तो नंबर ऑफ ब्लोज हैंड में दिए जाते हैं 0 4 10 30 50। ये अगर 0 से 4 है तो वेरी लूज हो जाएगी, ये रिलेटिव डेंसिटी शो करती है एक्चुअली। और 4 से 10 है तो लूज, 10 से 30 है तो मीडियम, 30 से 50 है तो डेंस और 50 से ज़्यादा है तो वेरी डेंस। और क्ले की बात करें तो 2 4 8 15 30, 2 से कम है तो वेरी सॉफ्ट, 2 से 4 है तो सॉफ्ट, 4 से 8 है तो मीडियम, 8 से 15 है तो स्टिफ, 15 से 30 है तो वेरी स्टिफ एंड 30 से ज़्यादा है तो हार्ड। एम 10 से 20 होते हैं ऑर्डिनरी, 25 से 55 तक होते हैं स्टैंडर्ड और 60 से 80 होते हैं हाई स्ट्रेंथ। 60 टाइप के कंक्रीट डिवाइड होते हैं और शायद हाई स्ट्रेंथ के अंदर या स्टैंडर्ड के अंदर। कॉलम की बात करें तो शॉर्ट कॉलम के लिए 8D से कम होती है लेंथ, और मीडियम कॉलम के लिए 8D से 30D और लॉन्ग कॉलम के लिए 30D से ज़्यादा। उसके बाद लेमडा की बात करें तो शॉर्ट कॉलम के लिए लेमडा 32 से कम, 32 से 120 तक मीडियम और 120 से ज़्यादा है लेमडा की वैल्यू तो लॉन्ग कॉलम। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी 0 25 50 100 175। 0 है तो एक्सट्रीमली लो वर्केबल होगा, 0 से 25 से वेरी लो, 25 से 50 लो, 50 से 100 मीडियम, 100 से 175 हाई। ये स्लम्प वैल्यूज हैं mm में। उसके बाद FY और XU की बात करें तो 250 के लिए 0.53D, 415 के लिए 0.48D और 500 के लिए 0.46D। उसके बाद बात करें फाइननेस मॉडुलस की, तो सैंड के लिए 2.2, 2.6, 2.9 और 3.2 फाइन मीडियम कोर्स, 2.2 से 2.6 के लिए फाइन, 2.6 से 2.9 के लिए मीडियम और 2.9 से 3.2 के लिए कोर्स। एग्रीगेट की बात करें तो 2.5 से 3.5 फाइन एग्रीगेट होंगे, 2.5 से 3.5 और 3.5 से 6.5 ऑल आ जाते हैं इसमें, और 5.5 से 8 होता है कोर्स। एज की बात करें 7 दिन, 28 दिन और 1 साल। कोफिशिएंट ऑफ क्रीप कोफिशिएंट जो होता है 2.2, 1.6, 1.1। वाटर सीमेंट रेशो की बात करें RCC है और उसके साथ में एनवायरमेंटल कंडीशन है और फिर PCC है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन देखते हैं पहले, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। इसके लिए अगर RCC के लिए अगर वाटर सीमेंट रेशो की बात करें तो वो होता है 55 50 45 45 40। ये मतलब है इसका कि 0.55 0.5 0.45 0.45 एंड 0.4 ये होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए। PCC की बात करें तो 60 60 50 45 40। एक बार फिर से, एनवायरमेंटल कंडीशन है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। RCC के लिए ये जो वाटर सीमेंट रेशो होगा 55 50 45 45 40। PCC के लिए 60 60 50 45 40। उसके बाद कार्बन कंटेंट की बात करें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन, तो रॉट आयरन में होती है 0.05 से 0.15, फिर स्टील में होती है 0.25 से 1.5, उसके बाद कास्ट आयरन में होती है 1.7 से 4.5, फिर पिग आयरन में होती है 3.5 से 4.5। उसके बाद बात करें प्रोविजन ऑफ स्टिफनर्स, तो 85 200 250 400। 85 से कम है तो कोई स्टिफनर नहीं, 85 से 200 के लिए एक वर्टिकल, 200 से 250 के लिए एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 250 से 400 के लिए एक वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। ये D/TW रेशियो है, डेप्थ ऑफ वेब अपॉन में थिकनेस ऑफ वेब। डेप्थ ओवरऑल डेप्थ है और थिकनेस ऑफ वेब है, उसका रेशियो है। कैम्बर की बात करें हैवी रेनफॉल के लिए, अगर हाई बिटुमिनस और CC फ्लोर है तो 1/50 और थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए 1/40 और WBM के लिए 1/33 और अर्थ सरफेस के लिए 1/25। और अगर बात करें हम लो रेनफॉल के लिए कम जो कैम्बर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये हैवी है। अगर लो रेनफॉल के लिए हाई बिटुमिनस की बात करें तो 1/60 और थिन बिटुमिनस के लिए 1/50 और WBM के लिए 1/40 और अर्थ सरफेस के लिए 1/33 हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ की बात करें वाटर में तो OSCSI ऐसा कुछ होता है, OSCSI।
ओ से ऑर्गेनिक जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं 200 मिलीग्राम पर लीटर। फिर सल्फेट्स 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स जो होते हैं पीसीसी के लिए 2000, आरसीसी के लिए 500, और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो 2000, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं 3000। क्लियर कवर की बात करें, फुटिंग के लिए 50 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और कॉलम के लिए अगर डायमीटर ऑफ बाहर जो है, मतलब फुटिंग के लिए 50 mm होता है क्लियर कवर, कॉलम के लिए अगर डायमीटर ऑफ बाहर 12 mm से ज़्यादा है तो 40 mm, नहीं तो 12 mm से कम है तो 25 mm। बीम के लिए 25 mm, सन शेड के लिए भी 25 mm, और स्लैब के लिए मैक्सिमम ऑफ 15 mm और डायमीटर ऑफ बार। फ्लैट स्लैब के लिए 20 mm और स्टेयर केस के लिए 15 mm। ठीक है, ये होते हैं फुटिंग, कॉलम, बीम, सनसेट, स्लैब, फ्लैट स्लैब एंड स्टेयर केस। उसके बाद बात करें बोगस कंपाउंड्स जो होते हैं सीमेंट में, तो अगर क्वांटिटी की बात करें तो C3S, C2S, C3A, C4AF कितने कितने होते हैं? 40, 32, 10.5 और 9। C3S, C2S, C3A, C4AF। ये C3S होता है 25 से 50, C2S होता है 25 से 40, C3A होता है 5 से 11 और C4AF होता है 8 से 14। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन C3 सबसे ज़्यादा, फिर C3S, फिर C2S और फिर C4AF। एक्चुअली C2S लास्ट में आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो C3A, C3S, C2S और C4AF, यही है सही ऑर्डर। C3A की 856 होती है ऐसा लिखा हुआ है हमने, बाकी 865 भी हो सकती है, चेक करना पड़ेगा इसको। बाकी ज़्यादा चांस यही है कि 856 होगी। C3S की होती है 500 और C2S की 420 और C4AF की 260। C3A, C3S, C2S, C4AF, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें 856, 500, 420 और 260। ये लोड कॉम्बिनेशन है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है इस केस में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में 0.002 होता है। और कॉम्बिनेशंस की बात करें डेड लोड लाइव लोड के लिए होता है 1.5, 1.5, 1। डेड लोड और विंड लोड के लिए 0.9 और 1.5। उसके बाद लाइट लोड के लिए 0 और विंड लोड के लिए 1.5। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड तीनों अगर हैं तो डेड लोड के लिए 1.2, लाइव लोड के लिए 1.2 और विंड लोड के लिए भी 1.2। अगर बात करें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की तो डेड लोड लाइव लोड के लिए 110, ये एक्चुअली डेड लोड लाइव लोड विंड लोड हैं। उसके बाद डेड लोड और विंड लोड की बात करें तो 101, और डेड लोड लाइव लोड विंड लोड तीनों की बात करें तो 1.8. उसके बाद इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 9Kg/3K प्लस G, और म्यू जो होता है इक्वल टू 1/m इक्वल टू 3K माइनस 2G/6K प्लस 2G। के होता है 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5, इसी को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। और KP ये होता है 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। K नॉट जो होता है μ/1 माइनस म्यू होता है K इक्वल टू 1/KP, और KP ग्रेटर देन K नॉट ग्रेटर देन K। PA एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करें तो PA होता है KA गामा h²/2, और जो M होता है मोमेंट वो होता है PA इंटू h/3, यानी कि KA गामा h³/6। सेंड की बात करें तो सेंड के लिए C की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 1 माइनस साइन 5। एंड क्ले की बात करें तो SF/SP इक्वल टू BF/BP। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। इसमें वो टेबल नहीं है एक्चुअली, ये है ग्राफ, वही श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट वाला। तो IP इक्वल टू होता है WL माइनस WP, IS होता है WP माइनस WS, IC होता है WL माइनस W अपॉन में WL माइनस WP, IL होता है W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, IC प्लस IL की वैल्यू 1 होती है। एक्चुअली IS सबसे लेफ्ट में होता है, IC की वैल्यू सबसे राइट में होती है, और IL उसके लेफ्ट में होता है। कितना याद रखना है। उसके बाद IT इक्वल टू IP अपॉन में IF, और IF होता है W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 अपॉन में N1, और ID डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है E मैक्सिमम माइनस E अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम, 0 to 1 होता है। उसके बाद ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 0.2A प्लस 0.005AC प्लस 0.01 BD। यहाँ पे A की वैल्यू होती है P माइनस 35, B की वैल्यू होती है P माइनस 15, C इक्वल टू होता है WL माइनस 40, और D इक्वल टू होता है IP माइनस 10। और इसको याद रखने के लिए PP WL IP और 35, 15, 40, 10, PPL
PP WL IP 35 15 40 10। ग्रुप इंडेक्स होता है 0.28 0.005 AC 0.01 BD। E इक्वल टू VV अपॉन में VS और इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, 0 नहीं हो सकती। और N पोरोसिटी होता है VV अपॉन में V और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 0 और 1 नहीं हो सकती। S होता है VW अपॉन में VV और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है और ये 0 और 1 भी हो सकती है। AC होता है VA अपॉन में VB, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है और 0 और 1 भी हो सकती है। इसके अलावा S प्लस AC इक्वल टू 1 होता है। और नीटा ए परसेंटेज एयर वॉइड जो होता है नीटा ए इक्वल टू VA अपॉन में V और ये होता है NAC के बराबर। नीटा ए इक्वल टू NAC और नीटा ए की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन 1 से कम रहेगी, 0 से 1 के बीच में वेरी करती है और 0 भी हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती। W वाटर कंटेंट होता है WW अपॉन में WS और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि 0 भी हो सकता है। और उसके बाद E इक्वल टू होता है N अपॉन 1 माइनस N और N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E और 1 अपॉन 1 प्लस E की वैल्यू 1 माइनस N होती है। उसके बाद बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, तो हमने पढ़ रखा है जो डेंसिटी इंडेक्स है वैसा ही है ये भी। होता क्या है रिलेटिव डेंसिटी E मैक्सिमम माइनस E अपॉन में E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम इंटू 100। S इक्वल टू WG होता है और श्रिंकेज लिमिट में S की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो W जो आएगा वो आएगा E बाई जी और WWS बन जाएगा। तो WS इक्वल टू E बाई जी और S इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है। G हो जाएगा गामा S अपॉन में गामा W और गामा होता है W अपॉन में V। गामा ड्राई होता है W सॉलिड अपॉन में टोटल वॉल्यूम और गामा सॉलिड्स होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। गामा सैचुरेटेड होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। गामा सबमर्ज्ड होता है वेट गामा सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर। और जी जो होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा S अपॉन गामा W, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। गामा होता है W अपॉन में V, यानी कि ये बल्क है और ये होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। रो डी जो ड्राई डेंसिटी होती है रो अपॉन में 1 प्लस W। गामा होता है G प्लस एस गामा W अपॉन में 1 प्लस E। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस W गामा S अपॉन 1 प्लस E। गामा सैचुरेटेड क्या होता है G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E और गामा सबमर्ज्ड क्या होता है G माइनस 1 गामा W अपॉन 1 प्लस E। गामा ड्राई क्या होता है G गामा W अपॉन 1 प्लस E और इसको हम लिख सकते हैं गामा अपॉन 1 प्लस W। इसके अलावा जो गामा ड्राई होता है 1 माइनस नीटा ए जी गामा W अपॉन 1 प्लस WG और WG को हम ऐसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और जो गामा ड्राई है इसका एक और फॉर्मूला होता है G गामा W इंटू 1 माइनस N। जो वाटर होता है उसके लिए जो पोरोसिटी होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे वो होती है 10.09 मिली पॉइज और जो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो पोरोसिटी होती है वो होती है 8.95 मिली पॉइज, यानी कि घट रही है टेम्परेचर के साथ। और सिग्मा बार जो होता है सिग्मा माइनस यू होता है K इक्वल टू CD 10 स्क्वायर गामा W अपॉन म्यू E क्यूब अपॉन 1 प्लस E। यहाँ पे K इज प्रोपोर्शनल टू गामा W अपॉन म्यू, प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू S, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल s स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इम्प्योरिटीज, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एडजर्ब्ड वाटर। AV है एरिया ऑफ वॉइड्स, वो हो जाएगा N इंटू में एरिया टोटल एरिया। अब N क्या पोरोसिटी है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो सीपेज वेलोसिटी है वो होती है फ्लो वेलोसिटी अपॉन में पोरोसिटी। पोरोसिटी 0 से 1 के बीच में वेरी करती है और 0 और 1 नहीं हो सकती। इसके अलावा जो सीपेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू V से ज़्यादा होती है जो कि फ्लो वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। और AV वॉइड्स का एरिया A से कम होता है, ठीक है। TV जो होता है इक्वल टू CVT अपॉन D स्क्वायर। यहाँ पर T है कंसोलिडेशन टाइम, T जो है कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए वैसे तो, पर इन्होंने लिखा है कि T इज प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, पता नहीं क्यों लिखा है, देखा जाएगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा सॉइल का मास होगा सॉइल का मास जितना ज़्यादा उतना ही टाइम लगेगा उसको खाली होने में। इसके अलावा परमेबिलिटी उतनी ही कम होगी जितना मतलब जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उतना ही कम टाइम लगेगा सीप आउट होने में वाटर को। अब रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और वही प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव स्ट्रेस के और वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिक्विड लिमिट के।
यानी कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन अगर हम बढ़ाएंगे, मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी बढ़ेगी। दूसरा, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ेगी। इसके अलावा अगर लिक्विड लिमिट बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन कम हो जाएगी। उसके बाद क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है G-1/1 + E, और ये होता है हेड लॉस अपॉन में टोटल लेंथ, Q = KH NF अपॉन में ND, और टाउ जो होता है वो होता है C + सिग्मा N tan phi। कंक्रीट पे अगर नॉमिनल कवर की बात करें अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम 20, 30, 45, 50 और 75, ये होता है कंक्रीट पे नॉमिनल कवर। सेंसिटिविटी होता है अनकंसोलिडेटेड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अपॉन में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड, यानी कि QU अनडिस्टर्ब्ड अपॉन में QU रिमोल्डेड, ये होता है सेंसिटिविटी। और एक्टिविटी होता है IP अपॉन में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। एक्टिविटी की बात करते हैं तो जो है 0.75 से 1.25 तक, अगर 0.75 से कम है तो इनएक्टिव, 0.75 से 1.25 है तो नॉर्मल, और 1.25 से ज़्यादा है तो एक्टिव। उसके बाद सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी होती है 1, 4, 8, 15। अगर 1 से 4 है तो नॉर्मल सेंसिटिव, मतलब नॉर्मल सॉइल होगी। अगर 4 से 8 है तो सेंसिटिव कहेंगे उसको, 8 से 15 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और 15 से अगर ज़्यादा होगी सेंसिटिविटी तो क्विक सेंसिटिव कहलाएगी। 75 माइक्रोन से अगर साइज कम है तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक है तो वेट सीव एनालिसिस, और 4.75 mm से ज़्यादा अगर साइज है तो उनके लिए हम ड्राई सीव एनालिसिस करते हैं। QU की वैल्यूज़ की बात करें अगर तो 25, 50, 100, 200, 400, ये हैं QU, जो कि अनकंसोलिडेटेड कन्फाइंड स्ट्रेस ऐसा कुछ होता है, अनकंसोलिडेटेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अगर 25 से कम है तो वेरी सॉफ्ट, 25 से 50 है तो सॉफ्ट, 50 से 100 है तो मीडियम, 100 से 200 स्टिफ, और 200 से 400 वेरी स्टिफ, और 400 से ज़्यादा अगर है तो हो जाएगी हार्ड। उसके बाद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल टोपोग्राफी ऑफ ए वेरी फ्लैट टेरेन इज पॉसिबल ओनली बाई गिविंग स्पॉट लेवल्स टू salient features at close interval. The telescope of a dumpy level is rigidly fixed to the leveling head. अब 429 है, left swing is not much favored in theodolite survey because readings increases clockwise. Point of tangency क्या होता है? End of curve. Rankine का assumption जो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी में, वो क्या होता है? रिटेन्ड मटेरियल इज होमोजीनियस कोहेजनलेस, यानी कि सैंड है और वो भी होमोजीनियस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रिटेनिंग वॉल एंड रिटेन्ड मटेरियल जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, और फेस ऑफ वॉल को वर्टिकल कंसिडर करता है। इसके अलावा द फेलियर ऑफ रिटेन्ड मटेरियल टेक्स प्लेस अलोंग द रप्चर प्लेन। अब थ्योरी ऑफ आरसी बीम में जो एजम्पशंस हैं वो क्या है? ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील रेनफोर्समेंट ओनली, steel and concrete are stressed within elastic limit, there is sufficient bond between steel and concrete। वेन shear test जो होता है is used to find out the shear strength of clay soil। clay soil की shear strength को पता करने के लिए हम वेन shear test करते हैं। एओलियन soil क्या होती है? ये विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती हैं। एलुवियल जो होती हैं वाटर के द्वारा, और मैरीन सॉइल जो होती हैं वो बैंक ऑफ सी पे मिलती हैं, और लेकुस्ट्राइन सॉइल लेक की वजह से, यानी कि लेक के बॉटम पे मिलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिव्स द रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके, न्यूटनियन फ्लूइड क्या होता है? देयर विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि शियर स्ट्रेन के साथ विस्कोसिटी अगर चेंज ना करे तो वो न्यूटनियन फ्लूइड होंगे। ठीक है। उसके बाद सेग्रीगेशन विल बी मोर इन, जो सेग्रीगेशन है किस में ज़्यादा होगा? वेटर मिक्स में, कोर्सर ग्रेडिंग में। इसके अलावा लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट्स, ऐसे अगर सैंपल होंगे जिनमें जो वेट मिक्स होंगे, या फिर जिनमें कोर्स ग्राइंडिंग की होगी, कोर्स ग्रेडिंग की है, या फिर जो मैक्सिमम साइज एग्रीगेट है उनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो यानी कि एग्रीगेट की प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो सेग्रीगेशन होगा। बल्क डेंसिटी क्या है कि डिपेंड करती है शेप, साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे। बल्क डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स।
स्लम्प वैल्यू अगर 5 से कम है तो मतलब अगर हमें कॉम्पैक्शन करना है मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज करके तो स्लम्प की वैल्यू 5 से कम होनी ही चाहिए। प्लास्टिक कंक्रीट के लिए स्लम्प वैल्यू 6.5 होती है, इसलिए इसको हम वाइब्रेटर के थ्रू कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पैराबोलिक होता है, और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है लीनियर, जो कि सेंटर पे 0 होता है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे। इफ द स्ट्रेस इन ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पिलर इज जस्ट इक्वल टू इट्स वर्किंग स्ट्रेस देन इट्स फॉर्म इज कॉल्ड एज फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। और ट्रांसवर्स प्लेट वेल्ड जो होता है इज डिजाइंड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो ट्रांसवर्स प्लेट वेल्ड है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं। जो ट्रांसवर्स प्लेट वेल्ड होता है लोड के परपेंडिकुलर होता है, और when a cylindrical shell is subjected to an internal pressure then there will be expansion in both radial and longitudinal direction। लेकिन इसके लिए दोनों एंड क्लोज होने चाहिए ट्यूब के, cylindrical shell के। in case of eccentrically loaded strut composite section is preferred। eccentrically loaded अगर strut है तो उस केस में हम composite section को प्रीफर करेंगे। The design of a structure is the process of deciding the material and proportions of various members of the structure। टाउ जो होता है वो होता है V Q डैश अपॉन में IV, और Q डैश जो होता है वो होता है A Y बार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B। और टाउ का दूसरी फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो ऐसे Y बार अपॉन में IB भी लिखा जाता है। IC प्लस IL की वैल्यू 1 होती है। IC की वैल्यू की बात करें तो 0 है तो लिक्विड, 0 से 0.25 है तो वेरी सॉफ्ट, 0.25 से 0.5 है तो सॉफ्ट, 0.5 से 0.75 है तो मीडियम सॉफ्ट, और 0.75 से 1 है तो स्टिफ, और 1 से ज़्यादा है तो हार्ड। एक कॉलम दिया हुआ है उस पर लोड लग रहा है तो उसकी जो कोर होगी या कर्न जो बोलते हैं अपन वो B/6 होगी एक साइड में, और टोटल अगर लेंथ देखें उसकी तो B/3 होगी। एक ट्रस है जिसपे उसको हम जब मानेंगे कि वो कम्प्लीटली एनालाइज हो गया जब जो सभी मेंबर्स में जो डायरेक्ट स्ट्रेचेज हैं वो हम फाइंड कर लेंगे तब। जो बेंट अप बार्स होते हैं सपोर्ट्स पे वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को रजिस्ट करते हैं, और इसलिए और इनको हमें ना देखिए बेंट अप बार जो होते हैं सपोर्ट्स पे वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इसके अलावा शियर फोर्स को भी रजिस्ट करते हैं, और इसलिए हम इन्हें मतलब इसलिए तो नहीं लेकिन इनको जनरली हम 45 डिग्री पे बेंड करते हैं। बात करें ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। ब्रिक वर्क मीटर स्क्वायर में किस किस केस में मेजर किया जाता है? एक तो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क में, इसके अलावा ब्रिक फ्लैट सोलिंग के केस में, और एक हाफ ब्रिक वॉल यानी कि जो पार्टीशन वॉल होती है उस केस। ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर इफ थिकनेस ऑफ वॉल इज 10 सेंटीमीटर। अगर बात करें पाइप फिटिंग में तो पाइप्स लेड इन ट्रेंचेज एंड पाइप्स फिक्स्ड टू वॉल्स आर मेजर्ड सेपरेटली। Cutting through walls and floors are included with the item. Cutting through walls and floors are included with the item. Pipes are classified according to their size and quality. In laying pipe, the method of jointing and fixing is specifically specified. यानी कि jointing के लिए कौन सा मेथड, jointing के लिए कौन सा मेथड और fixing के लिए कौन सा मेथड यूज करना। Differential leveling is carried out to measure the level difference between 2 points on द अर्थ सरफेस पे जो 2 पॉइंट है उनके बीच में जो लेवल डिफरेंस अगर पता करना है तो उसके लिए हम डिफरेंशियल लेवलिंग यूज करेंगे। गलीज क्या होती हैं? दीज आर ओपनिंग्स ऑन द रोड सरफेस एट द लोएस्ट पॉइंट इन ऑर्डर टू इन ड्रेनिंग रेन वाटर। यानी कि रोड सरफेस पे जो लोएस्ट पॉइंट पे जो ओपनिंग्स होती हैं उनको गलीज बोलते हैं, और ये रेन वाटर को ड्रेन आउट करने में काम आती है रोड से। साइफन क्या होता है? ये सीवर जो रेलवे ट्रैक के नीचे से सीवर निकालना है उसके लिए साइफन यूज करेंगे। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप होता है फॉल गैसेज को सील करने के लिए। ट्रैप इज यूज्ड टू सील द फॉल गैसेज इन वाटर क्लोजेट। फॉर लेइंग आउट गलीज, साइफन एंड ट्रैप जो कॉस्ट इंक्लूडेड होती है फॉर कौन कौन सी कॉस्ट लगती है? सेटिंग में, लेइंग में, बेड कंक्रीटिंग में, और उसके अलावा कनेक्शन टू ड्रेन, इन सब की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। लेवल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन स्टिल लेक। स्टिल लेक में जो वाटर सरफेस का लेवल है उसी से लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट किया जाता है।
उसके बाद एक रनवे, फॉर रनवे लेंथ के लिए जो करेक्शन रिक्वायर्ड होता है वो होता है टेम्परेचर करेक्शन, जबकि जो एलिवेशन और ग्रेडियंट कनेक्शन है वो रनवे लेंथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। लाइनिंग ऑफ कैनाल इज नीडेड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ बेड एंड साइड्स ड्यू टू हाई वेलोसिटी। कैनाल की लाइनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि इरोजन ना हो, किसका, बेड का और साइड्स का, कैनाल की का, हाई वेलोसिटी की वजह से। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो कब सूटेबल होती है, जब एक तो लैंड का ग्रेडियंट स्टीप हो, इसके अलावा सॉइल जो है इजीली इरोडेबल हो, एंड जो लैंड की टोपोग्राफी अन इवन या इरेगुलर हो, इसके अलावा व्हेन वाटर टेबल हाई लेवल पे हो, इसके अलावा लैंड की जो सॉइल है वो एक्सेसिवली परमिएबल है। अगर हम फ्री फ्लडिंग करेंगे इन केस में और कोई अदर मेथड, तो जो वाटर टेबल है वो राइज कर जाएगी, इसके अलावा पानी जो है वो पूरा सॉइल में नीचे चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें तो V/9.7 रूट आर होता है, और जो मैकेनिकल होता है NL²/2R साइज, है ना। बिफोर एंटरिंग इनटू मेन होल ए कैंडल इज लोवर्ड इनटू द मेन होल टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक हॉलो शाफ्ट है, उसके लिए जो शेयर स्ट्रेस वेरिएशन है या फिर टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस वेरिएशन वो लीनियर होगा, जो न्यूट्रल एक्सिस या सेंटर है उस पर 0 होगा, और जहाँ तक वो हॉलो है वहाँ तक 0 ही होगा। उसके बाद अचानक एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ बढ़ेगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, और उसके बाद बढ़ता ही जाएगा। आउटर साइड में एक ट्रायंगल है, उसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, अगर ए साइड का है ट्रायंगल और तीनों साइड ए हैं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम से A/2√3 हाइट पे लाई करेगा। जो एंगल होता है इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एट विच बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन, ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसपे कि बॉडी नीचे मूव करने लग जाए या फिर सॉइल ढह जाए, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। ए बॉडी is said to be in simple harmonic motion if its acceleration is proportional to the distance from the point of reference and directed towards it। यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरफ एक्सेलरेशन है, लेकिन जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से बॉडी की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ऐसा केस सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है। एक एक डबल ओवरहैंग बीम है, उसमें यूडीएल लगा हुआ है, ABC, बीच का स्पैन B है, साइड के A हैं, तो अगर मिडिल पॉइंट पे अगर हमें मोमेंट 0 रखना है तो उसके लिए A/B रेशियो जो है साइड स्पैन अपॉन में मिडिल स्पैन जो है वो 0.5 रखना पड़ेगा। वर्केबिलिटी गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, वर्केबिलिटी कम हो जाती है, किस वजह से होती है, या तो थिन पार्टिकल होंगे तो भी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, फ्लैट पार्टिकल होंगे तो भी, और एलोंगेटेड पार्टिकल होंगे तो भी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। यील्डिंग पॉइंट क्या होता है, तो यील्डिंग पॉइंट में क्या है, द स्ट्रेस एट विच एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन लोड। लोड बढ़ाए बिना ही अगर एक्सपेंशन मटेरियल में स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसका मतलब यील्ड पॉइंट पे है वो, है ना। अगर बात करें प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट की, तो अगर कंक्रीट को प्रॉपरली प्रोपोर्शन किया हुआ है तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए वो मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, इसके अलावा वाटर टाइटनेस भी बढ़ेगी। वाटर टाइटनेस, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है LS²/24R। जो हेड लॉस होता है हाइड्रोलिक जंप की वजह से वो होता है Y2 - Y1 का होल²/4Y1Y2। Y2 होता है डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, एंड Y1 होता है डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिलवे। जो कॉम्पेंसेटिंग एरर जो होती है चेनिंग में, जो वो होती है प्रोपोर्शनल टू रूट एल। कंपेंसेटिंग एरर इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। 90th परसेंटाइल स्पीड इज एडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। उसका एक्सियली लोडेड स्क्वायर कॉलम है, एक स्क्वायर शेप का कॉलम एक्सियली लोडेड, तो उस केस में क्या होगा कि जो सिग्मा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू P के बराबर आ जाएगी या P/A के बराबर आ जाएगी, और एक ही साइड में लोड लग रहा है तो सिग्मा और दूसरा 0, तो इस हिसाब से टाउ एक्स की वैल्यू सिग्मा मैक्सिमम अपॉन में हाफ आएगी। मोहर सर्कल ड्रॉ करके पता कर सकते हैं। दो ट्यूब्स हैं जो रिजिडली अगर कनेक्टेड हैं तो उनके लिए टाउ की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी आर के, और इक्वेशन होती है जो टॉर्सन इक्वेशन होती है T/IP = τ/r = g⁻/L। इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि T जो नहीं, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद ये दो ट्यूब लगी हुई, दो बार हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, और
एक्चुअली शाफ्ट हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक D2 θ2 एक D1 θ1। तो रोटेशन जो होगा शाफ्ट का वो थीटा वो D के पावर -4 के प्रोपोर्शनल होगा। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू D की पावर -4। कैसे? थीटा होता है TL/G। अब यहाँ पे J जो होता है वो होता है πD4/32। अब J नीचे आ रहा है, इसका मतलब D4 भी नीचे आएगा, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/D4 हो गया। IP होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्जन। और IP जो होता है वो होता है प्लास्टिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये टॉर्जन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली जितना बड़ा IP होगा उतना ही टॉर्जन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो IP की वैल्यू होती है IX + IY, और ये होता है πD4/32। और हॉलो सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो वो ज़्यादा होता है प्लास्टिक मोमेंट बजाय सॉलिड सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर सेक्शन के। हॉलो सर्कुलर का ज़्यादा होता है प्लास्टिक मोमेंट। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी ही कम होगी, स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। मिक्स जो होगा वो लीन और स्टिफ होगा। कैंटिलीवर बीम के लिए जो अगर चेक करना है डिफ्लेक्शन के लिए, तो स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो लेस देन, जो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो है वो लेस देन 7 होना चाहिए। और लेटरल स्टेबिलिटी के लिए स्पैन अपॉन में इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो है लेस देन होना चाहिए मिनिमम ऑफ 100V²/D और 100V²/D और 25B। लग एंगल क्या होते हैं? लग एंगल जो है लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करते हैं, इसके अलावा शियर लैग इफेक्ट को भी रिड्यूस करते हैं। ब्रेसिंग जो होती हैं प्रोवाइडेड इन ए पिच्ड रूफ टू रजिस्ट लोड पैरेलल टू द रिज। रिज के पैरेलल जो लोड है उसको रजिस्ट करने के लिए जो है पिच्ड रूफ में ब्रेसिंग प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रेंथ जो होती है स्ट्रक्चरल स्टील की, वो किन किन प्रॉपर्टीज़ के वजह से अफेक्ट नहीं होती है? एक तो होता है डेंसिटी और यूनिट मास, दूसरा है ई की वैल्यू, और तीसरा है म्यू की वैल्यू। इनके वजह से अफेक्ट नहीं होती। स्पेसिफिक वेट जो होता है गामा, वो होता है डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि ρg, और इसी को हम स्मॉल w से शो करते हैं। लाइम पुट्टी जो होता है वो होता है वाटर, और वाटर में हाइड्रोलिक लाइम मिला दो। हाइड्रोलिक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, इससे बनता है लाइम पुट्टी, और इसको हम 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद लाइम कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू होती है 50 से 75 mm, और जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होती है 90 दिन के बाद लाइम कंक्रीट की, वो होती है 0.2 Nm/mm²। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 90 दिन पे लाइम कंक्रीट की, वो होती है 1.5 Nm/mm²। एक बार फिर से लाइम कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू होती है 50 से 75 mm। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो होती है 90 दिन पे वो होती है 0.2 Nm/mm²। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 90 दिन पे 1.5 Nm/mm², 7 गुना ज़्यादा होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फ्लेक्सरल के बजाय। मिनिमम जो डेप्थ होती है सेप्टिक टैंक की वो होती है 90 सेंटीमीटर। जो मास्टर ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप और इंटरसेप्शन ट्रैप, ये क्या होता है? ये प्रोवाइडेड एट टू डिस्कनेक्ट या फिर प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉल गैसेज फ्रॉम स्ट्रीट सीवर टू हाउस सीवर, यानी कि इट इज प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट स्ट्रीट सीवर टू हाउस सीवर है। उसके बाद एंटी साइफनेज पाइप जो होता है वो टॉप ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोजेट से कनेक्टेड होता है। और क्रॉस सेक्शन फॉर हाईवे इज टेकन एट, जो हाईवे का क्रॉस सेक्शन है वो कहाँ लिया जाता है? तो टेकन एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, दूसरा 30 मीटर अपार्ट एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैविंग एब्रप्ट चेंज इन ग्रेडियंट। ऐसे पॉइंट्स पे ये लिया जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे। एजम्पशंस क्या है ट्रेपेजोइडल फार्मूला में? पहला है एंड सेक्शंस आर पैरेलल प्लेन्स, दूसरा मिड एरिया ऑफ द पिरामिड इज हाफ द एरिया ऑफ द एंड्स, तीसरा है कि वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्मोइडल इज ओवर एस्टिमेटेड एंड हेंस द प्रिज्मोइडल करेक्शन इज अप्लाइड। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्मोइडल जो है वो ओवर एस्टिमेट किया जाता है, इस वजह से प्रिज्मोइडल करेक्शन अप्लाई किया जाता है। कंक्रीट वर्क इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, किस किस केस में? रूफ स्लैब हो गया, फ्लोर हो गया और DPC, इसके लिए कंक्रीट वर्क मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। फॉलोइंग स्टील वर्क्स आर मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, स्टील वर्क्स मेजर कब किए जाते हैं मीटर स्क्वायर में? कोलेप्सिबल गेट, रोलिंग शटर्स और स्टील डोर्स। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है सभी लोड्स की वजह से वो Δ/250 से कम ही होना चाहिए। उसके बाद R मिनिमम जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए D/√12 होता है, क्योंकि R = I/A है, और I होता है BD³/12 और A होता है BD, तो यहाँ से D/√12 आ जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लेसिंग बार विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस 40 से 70 तक वेरी करता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप,
और डोलेराइट, ये सब इग्नियस रॉक्स हैं। अब ग्रेनाइट जो है वो प्लूटोनिक है, बेसाल्ट जो है वो वल्केनिक है, और जो डोलेराइट है वो हाइपा बेसल है। इसमें होता क्या है, BDG और VHP, VHP BDG, V वल्केनिक टॉप सरफेस पे बेसाल्ट, D से डोलेराइट, ये होता है हाइपा बेसल रॉक्स में यानी कि एट द शैलो डेप्थ, और G है ग्रेनाइट जो कि प्लूटोनिक रॉक्स में मिलता है अंडर, बहुत ही डीप में। उसके बाद बात करें फाइन एग्रीगेट्स की, तो फाइन एग्रीगेट डज नॉट पास थ्रू 0.15 mm सीव। फाइन एग्रीगेट जो है 0.15 mm सीव से पास नहीं करते हैं। ये हमारे 500 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अभी आगे देखेंगे 501 के बाद